वेलकम बैक और हेल्दी मॉर्निंग। ब्रेक पे जाने से पहले हमें कॉल आई थी, उन्होंने दो सवालात किए थे, एक कान के हवाले से और एक गले के हवाले से। डॉक्टर साहब, कान के हवाले से उन्होंने कहा था कि उनको अपने कान में इस तरह की फीलिंग्स होती है, तो क्या आपको लगता है कि ऐसा क्यों होता है? यूस्टेशन ट्यूब ब्लॉक होती है तो होता है या बार बार उनको कोई इन्फेक्शन हो जाता है? नहीं, इन्फेक्शन तो किसी बैक्टीरिया की वजह से होता है, इन्फेक्शन नहीं है, हो सकता है उनको एलर्जी हो वैसे। और जो गले का जो इशू है वो यूस्टेशन ट्यूब की एलर्जी होती है? यूस्टेशन ट्यूब अफेक्टेड होती है एलर्जी के अंदर। अच्छा, क्योंकि नाक के अंदर एलर्जी है तो नाक और कान का कनेक्शन मैंने बताया यूस्टेशन ट्यूब है, तो वो असरात वहाँ तक भी जा पहुँचते हैं वैसे। ठीक है, तो एलर्जिक प्रोसेस ज़ाहिर है पूरा एक सिस्टेमिक इफेक्ट है, पूरे जिस्म का हिस्सा है, तो उसका जो इजहार अगर नाक में हो तो उसको हम एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं, गले में हो तो एलर्जिक फेरेंजाइटिस कहते हैं। तो खातून का मसला यही लगता है कि उनको गले की भी शदीद एलर्जी है और बहुत सारी चीज़ों से वो सेंसिटिव हैं, जैसे उन्होंने खट्टी चीज़ें और दूसरी चीज़ों का जिक्र किया। वैसे बेहतर यही होता है कि इनका केस पूरा का पूरा जो है वो एलर्जी की तरफ जा रहा है, बुनियादी तौर पर लगता है यही है। वैसे कुछ और सवालात थे लेकिन इतना ज़ाहिर वक्त नहीं है, तो बेहतर ये कि वो मुआयना करवाएं और उसको जो भी उसका कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट होता है, मेडिकल थेरेपी है, वो उस पर अमल करें। इससे सही। अच्छा डॉक्टर साहब, एक कॉल है हमारे पास, ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहे हैं? मैं खालिद बोल रहा हूँ गुजरांवाला से। जी खालिद साहब, कैसे हैं? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, डॉक्टर साहब से मैंने बात करनी थी। कीजिए। मुझे ना तकरीबन 1-2 माह से ना पहले बिल्कुल ठीक ठाक था, बिल्कुल कोई इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं था। अब होता यूँ है कि बाज़ औक़ात वुज़ू करते वक्त या जो नोज़ है, नाक के अंदर जो हड्डी है, उस पे ना थोड़ी सी खारिश होने लग जाती है। मतलब उंगली अंदर नाक के अंदर डालने से ना खारिश, फिर उससे छींकें आनी, मुसलसल छींकें आनी शुरू हो जाती हैं। और बात करते इतनी जब ज्यादा छींकें हो जाती हैं तो नाक से पानी भी बहना शुरू हो जाता है। और बात रात को अमूमन सोते वक्त बात लाइट नहीं होती तो ज़ाहिर जब जाग आ जाती है तो वो फिर दोबारा ना जैसे कूलजन जी नोज में होनी शुरू हो जाती है और फिर छींकें आनी शुरू हो जाती हैं। और ज़्यादा छींकों की वजह से आंखों से पानी भी निकलना शुरू हो जाता है और आंखों से भी और इस तरह ना नोज़ी से भी पानी निकलना शुरू हो जाता है। तो इसका क्या मसला है? मैंने एक डॉक्टर साहब से मशवरा किया था तो उन्होंने टेबलेट्स दी थी, तो वो चंद टेबलेट्स खाने की वजह से ठीक तो हो गया, लेकिन फिर दोबारा उसी तरह ही हो गया। ये 1-2 माह से हो रहा है, पहले बिल्कुल ठीक ठाक था। अच्छा, 1-2 माह से हो रहा है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, कुछ और तो नहीं होता कि कभी आपने इस तरह किया वहाँ से हल्का सा ब्लीड हो, ब्लड क्लॉट्स आए, कुछ तरह की कोई चीज़? नहीं, बिल्कुल कोई किसी किस्म की नहीं। उन्होंने मेरी सारी नोज चेक की थी तो कोई हड्डी का भी कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी किस्म का कोई नहीं। बस ऐसे ही अचानक ना वो नोज के ऊपर खारिश होनी हो जाती है जब ऊपर उंगली लगाएं, यानी अंदर की तरफ ना। हाँ जी, ऊपर से ना, जब ऊपर से नोज के ऊपर उंगली लगाएं ना तो फिर अंदर से वो हड्डी के ऊपर खारिश होनी शुरू हो जाएगी और छींकें आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तकरीबन 1.5-2 माह से है मसला। ठीक है जी, हम डॉक्टर साहब से पूछते हैं। ठीक है जी जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। डॉक्टर साहब, ये क्या ऊपर से खुजली? बस वो कोई एक पॉइंट नाक के अंदर उनका सेंसिटिव है और उसको टच करने से वो सारा ट्रिगर करता है एलर्जिक प्रोसेस। और अलामात वही हैं उनको कि छींकें आना, नाक से पानी बहना, आंखों से पानी आ जाना और बहुत सारी पैरोक्सिज्म और स्नीजिंग है, यानी अटैक हो जाता है कि 10-15-20 छींकें आ जाना वैसे। और अगर उन्होंने किसी को दिखा दिया है और उन्होंने बता दिया कि नाक की हड्डी का कोई इशू नहीं है तो बुनियादी तौर पर ये एलर्जिक राइनाइटिस ही है, जिसमें उनको उन चीज़ों से जिनसे होता है ये मसला तो उसको अवॉइड करना चाहिए। और कुछ दवा इन द फर्स्ट प्लेस आपको वो चीज़ें ढूंढनी होंगी जिनसे मसला होता है बिल्कुल। वो पता है पेशेंट को आफ्टर अ व्हाइल पता ही चल जाता है कि मैं ये काम करता हूँ या यहाँ से गुजरता हूँ या ये स्मेल होती है, तो मुझे वो पेशेंट को फील हो जाता है। तो आपको भी अगर आप इसे ऑब्जर्व करना शुरू करें, अगर आपने अभी तक फील नहीं किया तो आप कर पाएंगे अब। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये पोस्ट नेजल ड्रिप एक चीज़ होती है जो कि नाक भी खुला हुआ होता है, सब कुछ सही होता है, बट वो पोस्ट नेजल ड्रिप एक चीज़ होती है जो होता रहता है, ये क्या चीज़ है? हाँ, ये जो मरीज़ हैं वो अक्सर ये शिकायत करते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे नाक जो नज़ला है वो आगे से नहीं आता, गले में गिरता रहता है और मुझे गला बार बार ख़राब करना पड़ता है। ये एक अलामत है, सिम्टम है बेसिकली साइनसाइटिस का। कि साइनसाइटिस में जो मवाद बनता है, साइनसिस में इन्फेक्टेड जो भी म्यूकस बनता है वो जब नाक में आता है तो नाक का जो फर्श है वो स्लांट है पीछे की तरफ, तो वो सारा गिरता वहीं पे है। तो बेसिक प्रॉब्लम साइनोसाइटिस हुआ। और एलर्जिक हो सकता है? एलर्जी भी उसकी एक वजह है। मैंने कि किसी वेदर में हुआ, किसी वेदर में नहीं हुआ। वो
जैसे बाज़ लोगों को सर्दी में कुछ ज़्यादा नज़ला हो जाता है, तो साइनोसाइटिस की एक वजह तो एलर्जिक राइनाइटिस है, दूसरे इन्फेक्शन है और नाक की मुख्तलिफ वजूहात हैं वैसे। तो पोस्ट नेज़ल ड्रिपिंग बेसिकली साइनोसाइटिस को इंडिकेट करता है वैसे। ओके, अच्छा डॉक्टर साहब, इस पोस्ट नेज़ल ड्रिप जब ये एक्यूमुलेट हो जाता है और अक्सर आप अपना थ्रोट वो करके जब बाहर से उसे स्पिट आउट करते हैं तो उसके कलर्स होते हैं। जी जी। तो वो कलर्स जिसे हम स्प्यूटम के कलर्स कहते हैं, तो वो कलर्स में क्या फ़र्क है और उन कलर्स के किस कलर पे हमें परेशान हो जाना चाहिए, किस कलर पे इट्स ओके, डजंट मैटर? मतलब परेशानी तो वो सब्जेक्टिव मैटर है कि किस पे, बाद सीवियर सिम्टम में भी कोई परेशान नहीं होता, बाद माइनर सिम्टम में भी कोई परेशान हो जाता है। पर कलर अगर म्यूकोइड ट्रांसपेरेंट है तो वो एलर्जी को इंडिकेट करता है, तो वो एलर्जी से सही हो जाएगा। अगर इन्फेक्शन है, फ्रैंक इन्फेक्शन है, तो वो ग्रीनिश या येलोइश कलर आ जाता है उसके अंदर। ये इन्फेक्शन को जाहिर करता है, जिसमें ज़रूरत पड़ती है एंटीबायोटिक के इस्तेमाल की। इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक ही इस्तेमाल होती है, और कलरलेस हो या ट्रांसपेरेंट हो या ज़रा सा म्यूकोइड वाइटिश हो तो उसमें इन्फेक्शन का एलिमेंट कम होता है, एलर्जी का एलिमेंट ज़्यादा होता है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, कभी कभी होता है कि हमारे जो स्प्यूटम है उसमें अजीब से कलर की स्ट्रीक्स आई हुई होती हैं। आई थिंक ख़वातीन की कभी कभी काली स्ट्रीक्स भी उसमें आई होती हैं काजल की वजह से। इज़ इट पॉसिबल कि ख़वातीन की वो काली स्ट्रीक काजल की वजह से? हमने बहुत सारी ख़वातीन को कहते सुना है क्योंकि हम लोग के यहाँ ड्रेन होता है, तो ड्रेन होने की वजह से शायद हमारा काजल वहाँ तक आता हो और वो ब्लैक स्ट्रीक्स आती है। तो वो क्यों आती है डॉक्टर साहब? मेरे ख्याल में जवाब इसी में ही है आपका। होता है, क्योंकि वो मैंने आपको बताया था कि जो नाक के अंदर रास्ता है, इसी आँख के पूरे सिस्टम का लैक्रिमल डक्ट आ रही है और नाक में खुलती है, और अगर काजल के इस्तेमाल से रिलेटेड है तो जवाब उसी में ही है कि वो स्ट्रीक, वरना ब्लैक स्ट्रीक जो है वो कोई पैथोग्नोमोनिक नहीं है वैसे किसी चीज़। डेफिनेटली। अच्छा डॉक्टर साहब, कभी उसमें ब्लड स्ट्रीक होती है? जी, ये एक सीरियस सिम्टम है। अगर ब्लड स्ट्रीक आ जाए तो उसमें जो वजूहात है उसमें सबसे सिनिस्टर जो पैथोलॉजी है वो कैंसर भी हो सकता है, नंबर 1, ठीक है। या दूसरा बहुत सीवियर इन्फेक्शन अगर हो जिसमें लाइनिंग वहाँ पूरी डिस्टर्ब हुई हो, अल्सरेशन हो, तो उसमें भी ब्लीडिंग हो जाती है वैसे। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, लोग खराटे क्यों लेते हैं? खराटे जो है वो एक्चुअली जो सांस का रास्ता है, हम तो कहते हैं वो खराटे लेके सो रहा है तो ऐसा इमेज आता है जैसे बहुत अच्छी पुरसकून नींद सो रहा है। क्या खराटे इस चीज़ को इंडिकेट करते हैं? बिल्कुल नहीं, खराटे का मतलब ही डिस्टर्ब स्लीप है। और खराटे का जो सिस्टम है वो ये है कि नाक से हमारा सांस का रास्ता शुरू होता है जो फेफड़े के एंड तक जाता है। उसके रास्ते में कोई भी रुकावट होगी उसको ओवरकम करने के लिए पूरा सांस का जो ट्रैक्ट है जिसमें गला भी शामिल है वो वाइब्रेट करता है। उस वाइब्रेशन को हम खराटे कहते हैं। और ये अक्सर जो ज़्यादा जिन लोगों का वज़न ज़्यादा हो, ओबीस, उनमें ज़्यादा होता है, क्योंकि रात को जब वो सोते हैं तो सारा सिस्टम जब रिलैक्स होता है तो कोलैप्स हो जाता है, बंद होने लगता है। तो टू ओवरकम दैट ऑब्स्ट्रक्शन, तो उसकी वजह से जो वाइब्रेशन होती है सांस बाहर निकालने में, उसको हम खराटे कहते हैं। तो ये कोई इतना माइनर डिग्री तो ठीक है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा खराटे, जिसको हीरोइक स्नोरिंग कहते हैं, तो ये इंडिकेट करता है कि कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्टिव एलिमेंट मौजूद है। आइदर ऑब्स्ट्रक्शन जैसे नाक की हड्डी का टेढ़ा होना, ज़बान मोटी हो जाना, या टॉन्सिल के बड़े होना बच्चों में जिस तरह होता है, या फिर वज़न ज़्यादा होना, ये मोटे लोगों में ज़्यादा मसला होता है। तो स्नोरिंग जो है इज़ ए सिम्टम ऑफ सिम्टम। ओके, मतलब ये अलर्ट साइन है हमारे लिए कि हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन किसी फॉर्म की आ रही है। जिन लोगों को कांस्टेंट फ्लू रहता है, जब हम कहते हैं ना उनको कांस्टेंट नज़ला है और वो नज़ला नहीं जा रहा है, एक तो मैं आपसे ये चीज़ पूछना चाहूँगी कि क्यों कहते हैं कि उनके बाल सफ़ेद हो रहे हैं? किसी के बाल यंग एज में सफ़ेद हो रहे हैं, आप उससे पूछें तो वो कहता है कि क्योंकि मुझे हमेशा नज़ला रहता है, इस वजह से ऐसा। ये अक्सर ऑब्जर्वेशन है। ये साइनस ब्लॉक होने से भी होता है? नहीं, बाल का ग्रे होना जो है वो कोई रिलेशन जो है वो हर डिसिप्लिन है। जैसे डर्मेटोलॉजिस्ट से आप पूछेंगे तो कहते हैं कि वो धूप में आप ज़्यादा निकलते हैं तो ग्रे हो जाते हैं। अगर यहाँ ENT वालों से जो पेशेंट आते हैं हमारे पास, तो वो कहते हैं कि जी नज़ला होता है तो हमारे बाल सफ़ेद हो जाते हैं। तो उसके बारे में बहुत सारी थियरीज़ हैं जो अब तक कोई प्रूवन नहीं है। डर्मेटोलॉजिस्ट बड़े कॉन्फिडेंस से कहते हैं कि धूप में बाल सफ़ेद हो जाते हैं। और ENT जो ईयर नोज थ्रोट की डिसिप्लिन वो ये कहती है कि जितने एंटी धूप में स्किन काली और बाल सफ़ेद। डॉक्टर साहब ये उल्टा काम है। बिल्कुल सही। सही। अरे डॉक्टर साहब, ऑस्टाइटिस मीडिया, जी ऑस्टाइटिस मीडिया इज अ टर्म जो कान की इन्फेक्शन है, राइट? ये क्या है?
ओटाइटिस मीन्स कान और मीडिया मीन्स मिडिल ईयर है। आपको पता ही है कि कान के 3 हिस्से होते हैं, एक बैरूनी हिस्सा, एक दरमियानी मिडिल ईयर है और एक अंदरूनी हिस्सा है जो दिमाग से रिलेटेड है और वहीं से साउंड दिमाग में जाता है। जो मिडिल ईयर है उसका कम्युनिकेशन मैंने आपको बताया था यूस्टेचियन ट्यूब है। तो जो अगर सोजिश हो मिडिल ईयर की, कान के दरमियानी हिस्से की, उसको हम ओटाइटिस मीडिया कहते हैं। और उसके अंदर ज़ाहिर है जब सोजिश होती है तो उसके अंदर रतूबत भी होती है, पस भी बनता है, और जो मिडिल ईयर के अंदर नॉर्मली हवा होती है, एयर होती है, वो अगर रिप्लेस हो जाए पस से या फ्लूइड से तो सिम्टम सोजिश के भी होते हैं, जैसे दर्द होना, बुखार होना, और दूसरा सुनाई भी कम देना। तो ओटाइटिस मीडिया। और कभी-कभी कान से कुछ लिक्विड भी निकलता है बाहर। वो सूरत में कि जब ओटाइटिस मीडिया बहुत बढ़ जाए और पस को कोई रास्ता ना मिले, यूस्टेचियन ट्यूब भी ब्लॉक हो, तो वो कान के पर्दे को, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को बड़ा गंदा, बहुत एक गंदा दर्द जो बिल्कुल किसी तरह समझ नहीं आ रहा होता कि उससे कैसे छुटकारा हासिल कर रहे हैं, वैसा वाला दर्द हो रहा होता है। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। व्यूअर्स कहीं मत जाएगा, हम नाक कान और हलक के इश्यूज पे और भी बात करते रहेंगे। स्टे ट्यून्ड।